जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं जो हम लोगों के यहाँ ब्रिटिश काल से कानून चल रहे थे, आपराधिक कानून, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उस बदलाव को हम लोग देखते हैं, क्या क्या इसमें पारित हुआ है, विधेयक पास हुआ है, इस विधेयक में क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसी चीज़ को आज हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ना, आप देखिए क्या है। आप देख रहे हैं, ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारा चीज़। तो चलिए देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये हमारे गृह मंत्री जी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए चर्चा में क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं, जैसे साफ साफ लिखा होगा, चीज़ों को आप देख रहे होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी हैं, सबको पता है। ठीक, रिप्लाइड बाय द डिस्कशन ऑन द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, 2023, ये सेकंड करके लिखा है कोष्टक में, हर जगह आपको मिलेगा, तो आप लोग इसे परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है इनके द्वारा, तो इसको देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर कॉरपोरेशन अमित शाह रिप्लाइड द डिस्कशन ऑन द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, फिर 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता, 2023 द भारतीय, एक मिनट, चलिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य बिल सेकेंड बिल 2023 इन द लोकसभा टुडे द हाउस पास द बिल आफ्टर डिस्कशन। मतलब कि इसका कहने का जो बात है कि अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री साहब हमारे श्री अमित शाह, ये बिल लेके आए हैं। तो उसमें पहला जो है ना, वो दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, और दूसरा बिल जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा, और तीसरा जो बिल आया है वो है भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, 2023 में लोकसभा में ये आज पास हो चुका है, और शीतकाल के दौरान ये पास हो चुका है। ठीक है, इसमें डिस्कशन हुआ है, और देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर इसको किस दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये यूपीएससी परीक्षा सम्मान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 सेकेंड नंबर का जो पेपर होता है, उस नज़रिए से ये ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, आगे भी देख लेते हैं क्या हुआ है इसमें। ठीक है, देखते हैं बिंदु क्या क्या है इसमें। तो प्रमुख बिंदु, ठीक है, एक मिनट, प्रमुख बिंदु के बाद चलिए आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या क्या इसमें दिया गया है। तो प्रमुख बिंदु में दिया गया है कि प्रमुख दंड संहिता आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पास किए गए। ठीक है, पहला जो है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरे की अगर बात की जाए तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और तीसरे की अगर बात की जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है, और आगे देखते हैं इसमें कि भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अगर इसमें देखा जाए तो इसमें दिया है कि भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, इसकी जगह, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को दोबारा उसकी जगह पे कुछ बदलाव भी हुए हैं, कुछ हटाए भी गए हैं वहाँ से, मतलब कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें दिया है कि इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब जो है 358 धाराएं होंगी। मतलब पहले आईपीसी में कितना था, तो 511 धाराएं थी। ठीक है, अब उसके स्थान पर 358 धाराएं होंगी। ठीक है, दूसरे
लाइन में बोला गया है कि इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। ठीक है, इसमें कितने अपराध जोड़े गए हैं? तो 21 अपराध जोड़े गए हैं। फिर इसके बाद आगे बोला गया है कि इसमें 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। मतलब जो पहले सजा होती थी उसमें जो अवधि थी, 41 अपराध ऐसे हैं जिनमें जो अपराध की जो समय था कारावास का, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें 42 धाराओं में जुर्माना बढ़ा गया है। 42 जो कि अपराध ऐसे हैं जिसमें 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। मतलब 25 अपराध ऐसे थे जिसमें सजा बहुत ही कम या ना के बराबर था, उसमें क्या है कि उसमें कुछ सजा शुरू किया गया है। और 6 अपराध में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है। ठीक है, और 9 धाराओं में 19 धाराओं को जो है निरस्त कर दिया गया है। मतलब इसमें क्या हुआ है, 511 था पहले, अब 358 हो गया है। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 19 क्या है, हटाए गए हैं। 41 में कारावास की सज़ा बढ़ी है। 82 में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 में न्यूनतम सज़ा की शुरुआत की गई है और 6 अपराधों में सामुदायिक दंड जो होता है वो मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके कुछ अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में बोला गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 484 धाराओं वाले आईपीसी को रिप्लेस किया गया है। इसमें भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आइए देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो आगे भी ये बोला गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी क्या क्या हुआ है, तो इसमें हुआ है कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करेगा। इसमें पहले 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, इसमें बढ़ाया गया है 3 धाराओं को, जिसमें 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराएं निरस्त की गई हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो राजद्रोह की परिभाषा को बदलाव। ठीक है, जो राजद्रोह की परिभाषा थी उसमें क्या बदलाव हुआ है और उसमें क्या कहा गया है कि राजद्रोह की परिभाषा को राजद्रोह सरकार के खिलाफ अपराध में बदलकर देशद्रोह राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर दिया गया है। ठीक है, पहले राजद्रोह जो होता था वो सरकार के खिलाफ आता था, अब उसको बदल के क्या कर दिया गया है, देशद्रोह कर दिया गया है जो राष्ट्र के खिलाफ आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 या राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। ये 2 चीज़ इसमें मिल गया। आइए देखते हैं आगे और क्या क्या हुआ है। और आगे दिया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसमें भी चर्चा किया गया है। इसमें बोला गया है कि भारतीय न्याय संहिता में इस बारे में एक नया भाग जोड़ा गया है। ठीक है, भाग में क्या है उसको आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और अगर आप महिला के साथ बलात्कार करते हैं, अगर इसमें आप हैं तो आपको आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। 2 चीज़ें। ठीक है, गैंग रेप में भी हुआ है, क्या हुआ है, तो गैंग रेप के मामले में 20 साल या आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये बदलाव हुए हैं महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। आइए आगे देखते हैं और क्या हुआ है। आगे हुआ है आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में जगह। ठीक है, क्या हुआ है, आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में जगह मिली है। ठीक है, आज़ादी के 75 साल बाद जो है आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में जगह दिया गया है। ठीक है, डायनामाइट, विस्फोट पदार्थ,
जहरीली गैस, न्यूक्लियर का प्रयोग जैसी घटनाओं में कोई भी मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अगर आपके पास डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस या न्यूक्लियर का उपयोग, अगर ऐसी घटना में भी अगर कोई आदमी अगर मरता है तो उसका जिम्मेदार जो होगा वो आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा, मतलब ये समझा जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ है। समय सीमा भी तय हुई है। अब पुलिस को शिकायत के 3 दिन में ही एफआईआर दर्ज करनी होगी। ठीक है, पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जैसे किसी चीज़ की सूचना मिलती है तो अधिकतम 3 दिन में आपको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि 3 से 7 साल की सज़ा वाले मामले में प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। मतलब 3 से अगर 7 साल के बीच में अगर जो गुनाह हुआ है या जो अपराध हुए हैं, अगर उस अपराध के तहत अगर 3 साल की सज़ा होती है तो प्रारंभिक जांच में एफआईआर दर्ज करनी होगी, पहली बात। उसके बाद बोला गया है कि बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर पुलिस थाने और न्यायालय में भेजना होगा। नहीं होता, अब क्या होता है, पहले होता था कि कोई भी लड़की जाती थी और रिपोर्ट दर्ज करा देती थी कि हमारे साथ रेप हुआ है, और उसके बाद फिर पुलिस झलाती थी धीरे धीरे। लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गया है। अब आपको 7 दिन के अंदर किसी भी तरीके से आपको मेडिकल रिपोर्ट जो है थाने में और न्यायालय में दोनों जगह आपको भेजनी होगी। चार्जशीट दाखिल करने के समय सीमा को 90 दिन रखा गया है। ठीक है, जो चार्जशीट होती है अब 90 दिन रखा गया है। इसमें मजिस्ट्रेट को 14 दिन में मामले का संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई शुरू करनी होगी। 14 दिन इसमें अब दिया गया है कि आप 14 दिन से ज़्यादा का समय नहीं ले सकते हैं। 14 दिन में मजिस्ट्रेट को सुनवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ है। आगे बोला गया है इसमें कि आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का निवेदन भी 60 दिनों में ही करना होगा। मतलब अगर कोई आपके ऊपर केस करता है और आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम बेगुनाह हैं या आरोप जो है वो हमारे ऊपर गलत तरीके से हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, तो 60 दिनों के अंदर, मतलब 2 महीने के, ठीक है, 2 महीने के अंदर करना होगा। ठीक है, अब यह है कि मुकदमा खत्म होने के 45 दिन में ही न्याय को निर्णय देना होगा। जैसे नहीं होता है पहले का जो पहले नियम था कि न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है, अब उसमें जज साहब बोल दिए कि नहीं भैया ये इसका सुनवाई हम कर चुके हैं, अब फैसला देना है, लेकिन फैसला हम सुरक्षित रख लिए हैं, अब 1 महीने रखेंगे फैसला सुरक्षित, 2 महीने रखेंगे, 3 महीने पता नहीं कब सुनाएंगे। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब आपको 45 दिन, कितना, 45 दिन के अंदर ही आपको निर्णय सुनाना पड़ेगा। इसके साथ ही निर्णय और सज़ा के बीच 7 दिनों का समय मिलेगा। मतलब जो आप सज़ा सुना रहे हैं और जब से सज़ा शुरू होगी उसके बीच में 7 दिनों का अब आपको मौका मिलेगा। अगर कुछ करना है तो करिए, नहीं तो जाके सज़ा काटिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया याचिका दाखिल की जा सकती है। ठीक है, अगर उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे अगर हम लोगों को कोई भी अगर चीज़ निर्णय अपना देता है तो उसमें खारिज करने या फिर दया मांगने के लिए जो हम राष्ट्रपति के यहाँ करते हैं वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो शायद कोई अलग, अब इसमें देखते हैं आगे क्या प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी आपको ये सारी चीज़ें 30 दिन के अंदर कर लेना है। आइए आगे हैं मॉब लिंचिंग के लिए। ठीक है, सज़ा जो है उसके लिए क्या है, तो इसके लिए है कि मूल विधेयक में पहली बार मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध को हत्या की एक अलग श्रेणी बनाया गया है। पहले होता था ना कि कहीं पे हम लोग देखते थे भीड़ इकट्ठा हुई और कोई घटना घट गई, तो ये सारी चीज़ों के लिए अब एक अलग से मतलब कानून बना है और उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। ये भी हत्या के ही अंतर्गत आएगा। यह अपराध उन मामलों से संबंधित है जहाँ नस्ल, जातिवाद, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर हत्या की जाती हैं। ठीक है,
अगर 5 लोगों से ज़्यादा लोग अगर हैं, ठीक है, या उससे अधिक हैं, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको एक भीड़ मान ली जाती थी। और अगर जैसे नस्ल हो गई या फिर जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, स्थान हो गया, जन्म स्थान हो गया, भाषा हो गया, व्यक्तिगत विश्वास हो गया, अगर ऐसे मामले में अगर कोई भी हत्या होती है तो सबके ऊपर क्या है, आरोप लगेंगे, अगर 5 लोग से ज़्यादा हैं तो। फिर इसमें बोला गया है कि इसमें 7 साल की न्यूनतम सज़ा को हटा दिया गया है। मतलब इसमें पहले जो सज़ा होती थी वो 7 साल होती थी, इसको हटा दिया गया है। अब ये मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड संहिता किया गया है। मतलब अगर ऐसी घटना होती है तो आपको क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड मिलेगा, ठीक है। ये सारे बदलाव हुए हैं। आइए देखते हैं आगे भी क्या क्या हुआ है। तो EFIR, EFIR भी बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग देखते हैं क्या है, ऑनलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन EFIR, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। EFIR से कोई भी महिला थाने में EFIR करा सकती है, उसका संज्ञान लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही घर आकर उसका जवाब लेने की व्यवस्था की गई है। जैसे अगर कोई भी महिला हो, आदमी हो, अगर वो ऑनलाइन अपना EFIR दर्ज करता है तो उस जो पता देगा उस पते पे पुलिस जाके और उसके बयान को दर्ज करेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग पुलिस के अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी उस तरीके से भी वो लोग बयान दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, अधिकारियों के लिए छूटे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें बोला गया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के तीनों चरणों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे होता था ना, जो क्राइम सीन क्रिएट करते थे, या जो इन्वेस्टिगेशन होता था या फिर ट्रायल होता था, ये जो चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अब हो जाएगा। तो इससे पुलिस की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, सबूत की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी, एविडेंस तलाशी और जब्ती में वीडियो रिकॉर्डिंग का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़िता का बयान अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें आप देख रहे हैं। जैसे जो आरोपी हुआ या फिर जो वादी हुआ, इन लोगों के बीच जो विक्टिम है और आरोपी है, इनमें भी सुधार आएगा, सबूत में भी सुधार आएगा, और जो कि बलात्कार के मामले में जो पीड़िता है ना, उसका बयान बिल्कुल ही अनिवार्य है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और सारा चीज़ इसमें क्या बोला गया है। आगे बोला गया है जीरो EFIR के बारे में भी इसमें बात की गई है। तो जीरो EFIR क्या होता है कि जीरो EFIR होता है कि हमारे साथ घटना कहीं और होती है और हम उसका EFIR कहीं और कराते हैं, उसी को बोलते हैं जीरो EFIR। मतलब घटना स्थल जहाँ है, जो थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे हम ना अपनी रिपोर्ट दर्ज करा के EFIR करा के हम अपने सुविधा के अनुसार अपने घर या फिर अपने जो पास होता है वहाँ पे जाके EFIR करा देते हैं, उसी को बोलते हैं जीरो EFIR, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ है, तो पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर जीरो EFIR करा सकता है और वो 24 घंटे में पुलिस स्टेशन में अनिवार्य रूप से ट्रांसफ़र करनी होगी। मतलब हमारा जहाँ घटना हुआ वहाँ पे हम पुलिस में गए और वहाँ पे जो अपराधी है वहाँ मान लीजिए कहीं से उनका लिंक लग गया, वहाँ हमारा EFIR ही नहीं होने दे रहे हैं, तो हम अपने यहाँ जो थाना है वहाँ पे जाके हम EFIR करा देंगे और वहाँ से 24 घंटे में वो पुलिस स्टेशन उस EFIR को जहाँ की घटना हुई है वहाँ पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देगा। ये सुविधाएं हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अन्य महत्वपूर्ण बदलाव में भी देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि हर जिले और थाने में पुलिस अधिकारी को पदान्वित किया जाएगा, गिरफ्तार लोगों की सूची बनाकर उनकी संबंधियों को सूचित करेगा, ठीक है। आगे कहा गया है कि घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की के लिए, कुर्की जो होता है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। पहले 19 अपराधों में ही भगौड़ा घोषित कर देते थे, ठीक है। अब 120 अपराधों में भगौड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। पहले जो था वो 19 अपराध में अब भगौड़ा घोषित कर देते थे, लेकिन अब जो प्रावधान किया गया है वो 120 हो गया है, ठीक है। हिट एंड रन केस में
10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हिट एंड रन केस में 10 साल का क्या किया गया है, सज़ा का प्रावधान किया गया है। आइए, 1/3 सज़ा काट चुके अंडर ट्रायल कैदी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर आप जो आपको सज़ा हुई है उसमें अगर आप तिहाई मतलब जो सज़ा हुई है उसका तीसरा हिस्सा अगर आप काट चुके हैं तो उसमें भी आपको जमानत मिल जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया है कि मृत्युदंड की सज़ा को कम होकर आजीवन कारावास में बदल सकती है जिसमें कम नहीं की जा सकती। मतलब ये बोला गया है कि अगर आपको मृत्युदंड की सज़ा हो गई है तो उसको कम करके आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कम नहीं होगा कि आप इतने साल में छूट जाएंगे, चाहिए ये सारी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन जो मृत्युदंड था उसको बदल के आजीवन कारावास, मतलब आपकी जब तक सांस चलेगी तब तक आप अंदर रहिए। ठीक है, आजीवन कारावास में कम से कम 7 साल जेल में रहना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद दिया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक सज़ा होने पर कम से कम 3 साल जेल में रहना होगा। जेल का एक नियम होता है, जैसे आप कोई अपराध करके अगर अंदर जाते हैं तो 3, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 साल की अगर आपको सज़ा होगी ना तो आपको 1 साल की अगर सज़ा होती है अगर आपको, ठीक है, तो आपको लगभग, ठीक है, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो दिन और रात दोनों काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दिन और रात दोनों काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में, ठीक है, पुलिस स्टेशनों में पड़ी हुई संपत्ति वीडियोग्राफी बनाकर अदालत की सहमति से 30 दिनों के अंदर इसे बेच दिया जाएगा और पैसे कोर्ट में जमा होंगे। जैसे पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं तो देखते हैं ना, बहुत सारी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ पड़ी होती हैं। अब वो चीज़ नहीं होगा, उसका वीडियो बनाकर और कोर्ट को भेजा जाएगा, कोर्ट उस पर फैसला लेगी और उसमें 30 दिनों के अंदर सारा चीज़ें बेच के और जो भी पैसा उसका मिलेगा वो कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। आइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव देखते हैं, इसमें भी क्या किया गया है। इसमें किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। मतलब पहले जो चीज़ें रिकॉर्ड होती थी ना, या फिर जो आवाज़ सुनाई दिया जाता था उसको माना नहीं जाता था एविडेंस के तौर पे, लेकिन वो भी चीज़ें अब मानी जाएगी। अब किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। ये भी बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट हुआ है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी जनवरी 1860 से ये लागू था। कब से लागू था? तो 1 जनवरी 1860 से लागू हुई। मसौदा क्या था? थॉमस बॉबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा इसको लागू किया गया था। कौन सा कृत अपराध है और इसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, भारतीय दंड संहिता के तहत होता है। ठीक है, तो आईपीसी को ही हम लोग कहते हैं इंडियन पेनल कोड। ठीक है, 1860 में ये चीज़ें लागू हुई थी, 1 जनवरी 1860 को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि भारत दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें देखते हैं। तो ये जब पारित हुआ था तो 1973 में पारित हुआ था। ठीक है, 1973 में, मतलब 1 अप्रैल, ठीक है, 1947 में ये 74 में ये पारित हुआ था। ठीक है, लागू किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि है। तो आईपीसी का जो दंड प्रक्रिया है, तो आपने दंड कौन सा किया है और उस दंड की मतलब उस दंड के तहत कौन सी सज़ा आपको सुनाई जाएगी, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट जो है, इसमें भी, तो
इसको भी मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। मतलब आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें ब्रिटिश के ज़माने की थी वो आज तक हमारे भारत में लागू था और हम लोग समझते हैं कि आज़ाद हो गए हैं। वाह क्या बात है। सोचिए, इसमें कहा गया है कि केस के तथ्य को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होगा और सबूत पेश की जिम्मेदारी किस पर होगी, ये सारे चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये चीज़ें लागू हुआ था और ये पारित कहाँ हुआ था, तो ब्रिटिश संसद मतलब लंदन के कोर्ट में पारित हुआ था, ब्रिटिश में हुआ था और वो चीज़ें आज हमारे यहाँ चल रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्यों किया जा रहा बदलाव क्यों किया जा रहा है कि नहीं। तो यह है कि भारत में अपराधों के अभियोजन की प्रक्रिया की नींव, उपनिवेशकवाद की विरासत आज के हालात के अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं है। जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उनका फोकस ब्रिटिश शासन की रक्षा करना और उन्हें मजबूती देना था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बोला गया है कि बदलाव जो हो रहा है वो क्यों ज़रूरी है। भाई बदलाव हो रहा है तो कुछ ना कोई बात होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और बोला गया है कि कानून में दंड देने का विचार था, न्याय देने का नहीं विचार था। मतलब जो आप अपराध किए हैं उसमें दंड मिलेगा, लेकिन न्याय कब मिलेगा। आप बताइए ना कि आज के डेट में जो कोई अपराध करता है और वो 20 साल बाद जाके अगर आपको न्याय मिले, उसमें अगर उसको सजा भी हो, तो हम कह रहे हैं ऐसे न्याय का हम क्या करेंगे। जिस समय अपराध हुआ कोर्ट को इतना फास्ट कर देना चाहिए कि जिस समय ये अपराध हो रहा है उसके 1 महीने 2 महीने जाते जाते हमको न्याय कम से कम मिल जाए। ठीक है। आगे बोला गया है कि नया कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगा, ये भी अच्छी बातें हैं। आगे बोला गया है कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण करना है, न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना है। सबसे अच्छी बात यही है कि न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती है ना, उस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये हम बहुत अच्छा बदलाव है। आइए आगे देखते हैं। और ये सारी चीज़ें बदलाव था और उसके लिए आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रमुख क्वेश्चन। ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट में क्यों बदलाव किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा कीजिए। लगभग आप इसको 200 वर्डों में आप लिखिए। ठीक है। 200 शब्दों में आपको क्या करना है, तो 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है। इसको हमको नहीं दिखाइए, आप इस चीज़ को जो भी बदलाव हमने इसमें देखा है ये सारी चीज़ों को आप अपने यहाँ अपने कॉपी में लिख के और उस चीज़ को देखिए। ठीक है। ऐसे ही यूपीएससी में प्रश्न बनेंगे और यूपीएससी के भी आपसे बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं उसमें, कैसे कैसे बदलाव और क्या क्या ज़रूरी क्या क्या धाराएं हटाई गई हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने इसमें देखा इस वीडियो में। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।